गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। और वो टॉपिक है आपका विदेश नीति और पड़ोसी के साथ संबंध। कहा जा रहा है कि विदेश नीति अर्थात अपना देश से दूसरे देश का नीति नियम क्या होगा और पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध कैसा है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि विदेश नीति क्या है ना, और पड़ोसी के साथ संबंध कैसी है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर के बगल में रहने वाले लोगों का जो है संबंध आपके साथ कैसा है, पड़ोसी के साथ संबंध ठीक ठाक रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। अब भारत और पाकिस्तान तो देख ही रहे हो पड़ोसी कैसे तनाव है, चीन के साथ देखिए कैसा तनाव बना हुआ है। तो ऐसा पड़ोसी नहीं, पड़ोसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति उसकी विदेश नीति कहलाती है। कह यह रहा है कि मान लीजिए हमारा जो है देश है भारत और ये दूसरा देश है, जैसे मान लीजिए यूरोप यानी ब्रिटेन, चाहे मान लो इसको मैं रूस कह लेता हूँ। ठीक है, तो ये भारत और रूस के बीच का संबंध कैसा है, या संबंध एक देश का संबंध है ना दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, विदेश नीति कहलाता है। मतलब एक देश का दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, विदेश नीति कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव से दूसरे गांव के बीच जो संबंध बना रखा है, तो आपका मान लीजिए एक गांव से दूसरे गांव के बीच का संबंध स्थापित करा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक देश से दूसरे देश के बीच, यानी ये हो गया आपका विदेश नीति। ठीक है, तो ऐसा। आइए आगे देखते हैं। अक्सर प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके आदर्शों, हितों और जरूरतों से तय होती है। भारत की विदेश नीति भी उसकी जरूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश, खासकर एशिया और अफ्रीका, औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे, है ना। एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आज़ाद हो रहे थे। भारत चाहता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हों और एक दूसरे के सहारा दें ताकि आज़ाद हो जाएं हम लोग एक साथ। ठीक है, लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनीतिक सैन्य गुटों में बंट रही थी, दो हिस्सों में बंट रही थी। वो कौन कौन से ऐसे राजनीतिक गुट था, आइए जानते हैं। इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था, अमेरिका नेतृत्व करता था, पूंजीवादी राष्ट्र था। तो दूसरे हिस्से की अगुवाई सोवियत संघ रूस कर रहा था। ठीक है, कौन सा देश कर रहा था, रूस कर रहा था। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। उस समय की परिस्थिति यह मांग कर रही थी कि भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों के सहयोग की जरूरत थी। यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता। ठीक है, भारतीय संविधान में शांति और सह अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया था, इसलिए वह विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। यदि भारत भी किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। भारत के लिए यह भी जरूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करा जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत रूस के
पक्ष में चला जाता या अमेरिका के पक्ष में चला जाता तो ये अपना अलग पहचान नहीं बना सकता था। ठीक है, तो भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीति बनाई कि ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे और ना रूस की तरफ जाएंगे, और आगे इस नीति पर अमल भी किया। भारत ने उस वक्त के यूगोस्लाविया यानी मार्शल टीटो यानी इंडोनेशिया जहाँ पे सुकार्डो राज कर रहे थे, और मिस्र मोहम्मद नासिर के साथ मिलकर कहाँ यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया और मिस्र, ये 3 देशों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष संगठन खड़ा किया। कौन किया? भारत ने। मार्शल टीटो, सुकार्डो, मोहम्मद नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 4 देश के लोग इस आंदोलन में प्रमुख नेताओं के रूप में देखा जाता था। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में नव स्वतंत्र राष्ट्र को अमेरिकी और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र देश नीति का विकास तथा द्विध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय बनाना था। ठीक है, जो 2 गुटों में बटा हुआ था उसको बहुध्रुवीय में बनाने का उद्देश्य था भारत का। यानी गुट निरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई कि वे अंतरराष्ट्रीय गुट निरपेक्षता का मतलब कि वो गुट में हम शामिल नहीं होंगे, एकदम बिल्कुल हम उससे अलग रहेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता यानी गुट निरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई, जो गुट निरपेक्ष बना इनका, कि वो दोनों गुटों से अलग एक गुट बना, उसे गुट निरपेक्ष कहेंगे। ठीक है, नीति भी अपनाई कि वे अंतरराष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण दोष के आधार पर अपना मत तय करेंगे, केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित है। गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बना। इसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन। चूंकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थन प्राप्त था, पाकिस्तान को किससे समर्थन प्राप्त था? अमेरिका से। ठीक है, भारत रूस के करीब होकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। रूस से भारत को न केवल राजनीतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगिकरण नीति में भी सहायता मिली। ठीक है, तो भारत का संबंध थोड़ा सा रूस के ओर झुका। ठीक ना, सोवियत संघ की ही सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित हो पाया है। जो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना है, ये सोवियत संघ की सहायता से ही लगाया गया है। इस करीबी के बावजूद भारत कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गुट निरपेक्ष नीति अलग बना चुका था। भारत ने 1954 में, कब? 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिंदु थे। अब कहा जाए कि इस नीति को आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। ये पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट, मैं एकदम इसको डब्बा में बना करके पैक कर दे रहा हूँ, जो कि आपको ये दिमाग में याद रखने हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब ते पंचशील के नाम से जाना जाता है जो समझौता हुआ भारत और चीन के बीच हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ, तो आप बताएंगे भारत और चीन के बीच हुआ है। ठीक है, पहला समझौता इसमें था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ठीक है, पहला था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, वहाँ के नियम कानून का हम सम्मान करेंगे, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा बात बोल रहा है कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे।
ठीक है, आपस में। जैसे मान लीजिए चीन और भारत आक्रमण नहीं करेंगे आपस में, ठीक है, ऐसा लड़ाई नहीं करेंगे, ये समझौता हुआ। तीसरा बात बोला कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, माने आंतरिक मामले में हम किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे, माने आपके अंदर, भारत के अंदर का कामों में हम कोई हस्तक्षेप अपना नहीं डालेंगे, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा बात आया बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, 5वां नंबर, ठीक है। बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करेंगे, और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया। ये आपको एकदम बिल्कुल रट जाने चाहिए, ठीक है, या बार बार वीडियो सुन लीजिए, याद रहेगा। इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद से ही संबंध तनावपूर्ण थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं, और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है, लड़ाई होता रहता है बीच बीच में, ठीक है। अगली बात है जो कि चीन 1954 में समझौता कर लिया है, लेकिन यहाँ पे नाटक कर दिया है। देखो, भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया। दोनों देशों के सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना, और 1962 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों में भारत ने गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। यह नीति प्रायः भारत को 2 महागुटों में बांटे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने तथा अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नेतृत्व किया, और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया। उनके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1965 से 1967 तक वे लगातार पद पर बनी रही। जो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था, ये आपका उज्बेकिस्तान में, कहाँ? उज्बेकिस्तान में वो गए थे और वहीं पे भाषण दे रहे थे, और उसी दौरान जो है उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, दिल की दौरा बढ़ जाने के कारण। आइए आगे जानते हैं क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलन का उभार। अब क्षेत्र में किस प्रकार का आंदोलन हो रहा है क्षेत्रीय छोटे छोटे दलों द्वारा ना, देखना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं वो क्या क्या हुआ है, ठीक है। 1967 से 1971 के समय है, ध्यान से सुनना कि 1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। इन रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनाव से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों के लाभ मिलने लगे थे, उन्होंने संगठित होकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनावों से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की।
इन चुनाव में उन जातियों या समूहों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी थी। इन चुनावों में हालांकि कांग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद के चुनावों में यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। ठीक है, कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। सोचो, क्षेत्रीय पार्टी आ गए। क्षेत्रीय पार्टी कहने का मतलब, अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए, एक वैसा पार्टी होता है जो पूरे देश के लिए, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, लेकिन कुछ पार्टी ऐसे होते हैं जो सिर्फ राज्य लेवल तक रह जाते हैं। कहाँ? राज्य लेवल तक। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का जो एक पार्टी है जनता कांग्रेस, तो वो सिर्फ राज्य लेवल तक का है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कहने का मतलब पूरे देश का पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, ऐसा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी किसको कहते हैं। भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इन चुनावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है तथा देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाई, जबकि अन्य राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकारें बनाई। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक नहीं चल सकीं तथा दल बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से ये सरकारें धीरे धीरे गिरने लगीं। ठीक है, देखिए, दल बदल, अब होता यह है कि दल बदल का मामला है। अब मान लीजिए कोई पार्टी कांग्रेस में है और वो कांग्रेस से अपना दल बदल करके और बीजेपी में चला गया, या बीजेपी वाला व्यक्ति कांग्रेस में आ गया, तो इस प्रकार दल बदल पार्टी होते रहते हैं और दल बदल करके और गठबंधन का सरकार बना लेते हैं। ठीक है, अब गठबंधन में होता यह है कि वहाँ पे सबको नहीं पटता है तो कुछ भ्रष्टाचार करने लगते हैं, आपस में नहीं पटने लगता है, उसके बाद गठबंधन टूट जाता है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार बड़ा अस्थायी सरकार लगता है ज़्यादातर, है ना। इस अवधि में देश के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पेश की गई, है ना। यह मांग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही पहुंच पाए हैं। 1969 में असम के जनजातीय जिलों के खासी, जयंतिया और गारो कबीलों के इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। हालांकि पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था, लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था और 1968-69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह मांग की गई कि मुंबई केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे, क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है। इस प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी मांगें उठाई जा रही थी। ठीक है, ये रहा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है संविधान, यानी राज्यसभा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था हिंदी भाषा को लेकर के। ठीक है, तो देखिए क्या है। हिंदी भाषा यानी संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यह भी तय हुआ कि अगले 25 साल तक
अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा के प्रशासन कार्य के रूप में प्रयोग होती रहेगी। इसके अनुसार जब 1965 में हिंदी को राज्य भाषा बनाया जा रहा था, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका विरोध शुरू हो गया, जहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया, ताकि जो हिंदी बोलता था वो लोग हिंदी के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जो हिंदी नहीं बोलते थे उसके लिए करते थे, क्योंकि वहाँ पे तमिल भाषा ज़्यादा चलता था। इस दौरान धरना, प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुए और पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुई और 70 से अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बट गई और तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। ये बढ़िया फैसला आया। इसके बाद भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए और इसमें हिंदी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नए प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राजभाषा का चुनाव खुद कर सकती है। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी या इनके अलावा कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। ये ऐसा प्रावधान बनाया गया। तो चलिए हम यहीं तक बात करते हैं, बाकी अगले एपिसोड में और बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है।